दोस्तों समास से हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य माना जाता है। समास जो है हर परीक्षा में, प्रत्येक परीक्षाओं में जिनमें हिंदी पूछी जाती है उनमें समास पूछे जाती है। तो समास को आज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। समास की जो परिभाषा है वो है अनेक पद मिलकर जब एक पद बन जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? समास कहलाता है। अनेक पद क्या होते हैं? मिलकर जब एक पद बन जाता है। आपने देखा होगा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा होगा। जैसे बोला जाता है कि बोले कि जन्म से अंधा के लिए एक शब्द क्या होगा? बोले जन्मांध, ऐसा बोला जाता है। इसी से रिलेटेड कहीं ना कहीं इसका संबंध भी समास से है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका उदाहरण जो दिया है कि मत को देने वाला मतदाता। अब मतदाता का अगर हम समास विग्रह करेंगे तो मतदाता का जो समास विग्रह होगा वो होगा मत को देने वाला, और जन्म से अंधा क्या होगा? जन्मांध। अब यहां पर आपको लग रहा होगा सर ये तो एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होगा। बोले मत को देने वाला मतदाता, जन्म से अंधा बोले जन्मांध। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये रिलेटेड है। मतदाता में कौन सा समास होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। तो मतदाता का विग्रह जब हम करते हैं तो मत को देने वाला इस प्रकार से होता है। तो देखते हैं समास के प्रकार। दोस्तों समास के 6 प्रकार हैं। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा अव्ययी भाव समास और छठवा है बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के समास को यहां हम पढ़ेंगे और ट्रिक भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहला जो समास है वो है द्वंद्व समास। तो इसकी जो विशेषता है, जो परिभाषा है, कहा जाता है कि दोनों पद इसके प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के। लेकिन एक और इसमें जो ट्रिक है, जो छिपी है, इसमें एक ट्रिक होती है कि जहां और लगा होता है। जैसे बोला जाता है कि माता और पिता, तो और क्या है? बीच में लगा है। यहां पर और बीच में लगा है तो माता और पिता, तो और जो है वो द्वंद्व बनाने का कार्य यहां पर कर रहा है। तो माता और पिता यहां पर जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो माता और पिता का क्या हो जाएगा? माता पिता। तो यहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। दोस्तों हमने ये सरल सबसे पहले क्यों रखा कि आपको समास पढ़ने में जब इंटरेस्ट आ जाए, बोले हाँ सही है, सरल है, बन जाएगा, है ना। तो फिर हम बाद में थोड़ा सा कठिन जो है उनको रखा है इसलिए। तो पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य हमने यहां एक ही शब्द रखा है और अगर आ रहा है बोले माता और पिता में कौन सा समास है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है। तो माता और पिता में कौन सा होगा? बोले सर और की बात आ रही है तो कौन सा समास होगा? बोले द्वंद्व समास होगा। तो पाप और पुण्य, तो पाप और पुण्य में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। पाप और पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप पुण्य। वैसे ही सुख और दुख का हो जाएगा सुख दुख। तो यहां पर द्वंद्व समास की जो ट्रिक है, जो एक प्रयास है, वो है और अगर आ रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास माना जाएगा। नेक्स्ट देखें द्विगु समास। द्विगु समास की बात करें तो इसकी जो परिभाषा या दी है तो इसमें दी है कि प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक। जैसे हम संख्या पढ़ते हैं, बोले 1 2 3 4, इस प्रकार से जो संख्या हम पढ़ते हैं इसका जो प्रथम पद होगा वो संख्यावाचक होगा। दोस्तों समास में प्रथम पद और द्वितीय पद, पूर्व पद और उत्तर पद होते हैं। समास अगर हम विग्रह करते हैं तो समास को पूर्व पद और उत्तर पद में विग्रह किया जाता है, लेकिन पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद क्या होना चाहिए? एक सार्थक शब्द बनना चाहिए। आपको पता होगा कि हम कुछ भी नहीं बना सकते। बोले का में आ की मात्रा का और मां, काम हो जाएगा तो ये सार्थक समूह हो जाएगा। लेकिन मां में आ की मात्रा मां और का अगर हम बोलें तो ये सार्थक शब्द हमें प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार अगर जब हम समास की बात करते हैं तो समास में भी जब हम विग्रह करते हैं समास का, तो पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद कैसे होने चाहिए? सार्थक शब्द होने चाहिए, तब उसका जो है सही उच्चारण और समास हम बता सकते हैं। तो द्विगु समास की यहां पर बात चल रही है तो प्रथम पद संख्यावाचक होना चाहिए, ऐसी बात यहां पर आई है। तो इसकी अगर हम ट्रिक बना दें कि संख्या वाले शब्द, संख्या वाले हमने अभी अंक पढ़े थे, अंकों को हम संख्या अगर माने तो इस प्रकार से मानते थे, अंक का एक पर्यायवाची होता है संख्या,
तो संख्या और अंक। लेकिन अब हम यहां पर संख्या वाले शब्दों के बारे में बात कर रहे हैं। द्विगु समास वही होता है जहां पर संख्या वाले शब्द आते हैं। जैसे बात आगे बोले सतमंजिल, सतमंजिल तो 7 मंजिलों का समूह, इसका क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। तो सतमंजिल में क्या छुपा है, 7 छुपा है, जो अंक होता है 7 वो छुपा है 7। तो इसका जो सत अलग हो जाएगा और मंजिल अलग हो जाएगा। सत से बना 7 और मंजिल से आप जानते हैं कि कितने मंजिल मकान बना है। तो सत से 7 मंजिल, तो सत से संख्या आ रही है 7, मतलब कौन सा समास होगा, यहां पर द्विगु समास होगा। उसी तरह त्रिभुवन, त्रिभुवन को अगर हम विच्छेद करेंगे तो तिर अलग हो जाएगा और भुवन अलग हो जाएगा। तिर से क्या बनेगा, 3 बन जाएगा, और भुवन से हम भवन बोल दें तो तिर मतलब हो जाएगा 3 और भुवन तो 3 भुवनों का समूह। तो 3 आ रहा है, मतलब संख्यावाचक आ रहा है। अब बोले कि सप्तदीप, सप्त को अलग कर दें और दीप को अलग कर दें। सप्त एक सार्थक शब्द है, दीप भी एक सार्थक शब्द है जिसका अपना अपना अर्थ होता है। सप्त का अर्थ होगा 7, दीप का अर्थ होगा दीपक, है ना। तो सप्त मतलब 7 दीपों का समूह यहां पर हो जाएगा। तो सप्त क्या हो रहा है, द्विगु समास यहां पर आ रहा है। ये सप्त क्या है, संख्यावाचक है। इसलिए अब हमें द्वंद्व समास समझ में आ गया। बोले सर द्वंद्व की बात आएगी तो जहां पर और लगा होगा समास विग्रह में वहां पर द्वंद्व समास होगा, और जहां पर संख्या वाले शब्द आएंगे वहां पर द्विगु समास होगा। तो द्वंद्व और द्विगु समास हमें अब समझ में आ गए। अब बोले तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास सबसे कठिन माना जाता है समासों में, क्योंकि इसके 5 और अन्य जो है क्या है, इसके प्रकार माने गए हैं। तो यहां पर तत्पुरुष समास की जो बात कही गई है वो कही है पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान। हम दोस्तों आपको बता दें कि पूर्व पद और उत्तर पद की जब बात आती है तो पूर्व पद मतलब कोई भी हमने यहां पर लिया था, क्या लिया था, बोले सप्तदीप, सप्तदीप यहां पर लिया था। तो सप्त क्या हो गया, पूर्व पद हो गया, और दीप क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि पूर्व पद और गौण होगा और उत्तर पद क्या होगा, प्रधान होगा, काय में, तत्पुरुष समास में। तो यहां पर यही ट्रिक बनती है कि दूसरा पद प्रधान होगा तत्पुरुष समास में। और इसके भेदों की बात करें तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कितने भेद हैं, 6 भेद तत्पुरुष समास के हैं। इसकी भी एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है दोस्तों, आपको बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा ये तत्पुरुष समास के 6 भेद। तो इसको हमने जो ट्रिक बनी है वो बनी है कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, काकी के संबंध अधिकरण में पर। इस प्रकार से जो 6 इसके जो क्या है प्रकार दिए हैं, 6 तत्पुरुष समास के 6 प्रकार दिए हैं, 6 भेद दिए हैं। उनमें अगर हम बात करें कर्म, कर्म तत्पुरुष समास एक होता है कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास की बात आएगी जहां पर को शब्द का उच्चारण होगा। बोले मतदाता, मतदाता में कौन सा समास है, बोले सर अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो उसमें आ जाएगा मत को देने वाला, मत को देने वाला। तो को आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहां पर, कर्म तत्पुरुष होगा। अब बात आती है करण से, करण से की जब भी बात आएगी, से की बात आएगी तो वहां पर क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा। बोले संप्रदान के लिए, संप्रदान तत्पुरुष की जब भी बात आएगी तो समास विग्रह के अंतर्गत के लिए शब्द जरूर आएगा, तो वहां पर संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। उसी तरह अपादान, अपादान से। अब यहां पर बोले सर करण से और अपादान से दोनों एक से हो जाएंगे, तो इसको कैसे समझे। करण की बात, करण से की बात आएगी तो यहां पर द्वारा के लिए प्रयोग होगा, द्वारा के लिए। और यहां पर अपादान से मतलब अलग होने के लिए, ए से हो जाएगा, अलग होने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। कैसे अलग होना, बोले वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते क्या हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो ऐसी प्रक्रिया बनेगी तो अपादान से ऐसे से प्रयोग किया जाएगा। अब बोले का की के संबंध, अब एक होता है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष में का आएगा, की आएगा या फिर के आएगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। और अधिकरण में पर, अधिकरण तत्पुरुष होगा, में शब्द आएगा समास विग्रह के अंतर्गत, और पर शब्द जहां पर आएगा तो वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो फर्स्ट जो हमारा भेद दिया है वो कर्म तत्पुरुष, दूसरा दिया है करण तत्पुरुष,
और चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा दिया है संबंध तत्पुरुष और छठवा दिया है अधिकरण तत्पुरुष। इस प्रकार से 6 भेद हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष को हमने पढ़ा था को, इसकी ट्रिक क्या है, को आएगा, समास विग्रह के अंतर्गत इसका को आएगा। तो उदाहरण देखें मतदाता, तो मत को देने वाला, है ना, मतदाता को हम यही तो बोलेंगे ना कि मत को देने वाला। दूसरा है ग्रह कट, ग्रह कट मतलब ग्रह को काटने वाला, ग्रह को काटने वाला। या हम कहें कि कर्म तत्पुरुष समास में जो को शब्द है उसका लोप रहता है, यहां पर क्या होता है, लोप रहता है। और जब इसका विग्रह करते हैं तो यह सामने प्रकट होता है, मतदाता मत को देने वाला, ग्रह कट ग्रह को काटने वाला। तो यहां पर अगर को शब्द आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कर्म तत्पुरुष शब्द यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष की बात करें तो इसका जो एक वर्ड है, जो ट्रिक से, अगर हम ट्रिक माने या कुछ भी माने, से शब्द जहां आएगा वहां पर क्या हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। या फिर जो से शब्द है उसका लोप यहां पर रहता है करण तत्पुरुष में। तो जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न, जन्मजात मतलब जन्म से उत्पन्न। तो से जो है वह क्या है, लुप्त है। और से अगर अपन इसका वो करेंगे, विच्छेद करेंगे या समास विग्रह करेंगे तो से शब्द यहां पर आएगा, जहां पर आएगा वहां पर क्या होगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। और से जो है वह द्वारा के अर्थ में यहां पर प्रयोग हो रहा है। बोले जन्म के द्वारा ही उत्पन्न, मतलब जन्म के द्वारा ही उत्पन्न होगा। कोई भी अगर उत्पन्न होगा उसका जन्म होगा तभी तो वह उत्पन्न होगा। तो द्वारा के रूप में यहां पर प्रयोग हो रहा है से। बोले मोह मांगा, तो मोह से मांगा, इसे ऐसे भी हो जाए मोह के द्वारा मांगा हुआ, मतलब द्वारा में यहां भी प्रयोग से हो रहा है। तो अगर बात करें करण से, हमने पढ़ा था कर्म को करण से, है ना, कर्म को करण से, तो मोह मांगा में से प्रयोग हो रहा है यहां पर, तो यहां पर करण तत्पुरुष हो जाएगा। दोस्तों अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल भी मतलब कठिन नहीं है, हो जाएगा आपको याद। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष की बात करें तो हमने पढ़ा था कि कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए शब्द अगर समास विग्रह के अंतर्गत आता है तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। आपको सिर्फ इतना सा याद करना है, कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से का की के संबंध अधिकरण में पर। इस प्रकार से अगर ये सूत्र आपको याद हो गया दोस्तों, तो ये तत्पुरुष समास के 6 भेद जो हैं वो आसानी से याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम संप्रदान तत्पुरुष की उदाहरण देखें तो सत्याग्रह, तो सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए यहां पर आ रहा है, तो सत्य के लिए आग्रह इसका विग्रह हो जाएगा, जहां पर संप्रदान तत्पुरुष होगा। और हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी हो जाएगा, तो के लिए शब्द यहां पर फिर आया, तो यहां पर क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है अपादान तत्पुरुष। अपादान मतलब इससे हो जाएगा, से हमने बोला था कि से अलग होने के लिए प्रयोग किया जाएगा। हमने बताया था कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, मतलब वृक्ष से क्या हो रहा है, पत्ते अलग हो रहे हैं, उसी प्रकार से ये अलग होने के लिए प्रयोग किया जाएगा। बोले धन से हीन, तो क्या हो जाएगा, तो धन से हीन हो जाएगा इसका, धनहीन, है ना, धन से हीन मतलब धनहीन। तो ये धन से हीन हो गया तो क्या हो गया, धन से अलग हो गया। वही हो जाएगा भय से भीत, तो भय से भीत हो गया, ये भय से भीत हो गया, तो भय से क्या हो गया, ये हट गया। बोले भय, मुझे भय लग रहा है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो ये जो से है वो अलग होने के लिए प्रयोग किया जाता, वहां पर जोड़ने के लिए द्वारा में प्रयोग होता है, द्वारा में प्रयोग होता है, वहां पर अलग होने के लिए प्रयोग होता है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है से और से में। तो अपादान तत्पुरुष यहां पर हो जाएगा। बोले धन से हीन और भय से भीत, यहां पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट देखें संबंध तत्पुरुष। संबंध की बात करें तो हम संबंध कैसे प्रकट करते हैं। बोले राम की मोटरसाइकिल, राम का नाम, है ना, तो हम का, की और के, बोले राम के पास, तो का शब्द आ रहा है, बोले राम का, बोले राम का मोबाइल है, राम की किताब है, राम के नाम पर, है ना,
तो इस प्रकार से संबंध प्रकट हो रहा है। तो राम की किताब, तो राम का किताब से संबंध हो रहा है। राम का नाम, तो राम का जो नाम है उसका संबंध प्रकट हो रहा है। और राम के पास, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, संबंध यहां पर प्रकट करने वाले जो शब्द हैं वो है का, की, के। तो उसी प्रकार प्रेम सागर, तो प्रेम का सागर, प्रेम का सागर हो जाएगा इसका। तो का शब्द आ रहा है जो संबंध प्रकट कर रहा है। उसी प्रकार भारत रत्न, तो क्या हो जाएगा, भारत का रत्न। दिनचर्या, तो दिन की चर्या। तो इस प्रकार से जो काकी के अगर शब्द विग्रह के अंतर्गत आए तो वहां पर संबंध तत्पुरुष हो जाता है। संबंध हम रोज, हमारे संबंध होते हैं कई वस्तुओं से। हमारी किताब होती है, हमारा नाम होता है, हमारी गाड़ी होती है। रोज हम बोई लेते हैं, बोले राम की, एक किसकी गाड़ी, बोले राम की गाड़ी है, ये राम की किताब है। तो की जो शब्द है वो संबंध कारक के रूप में यहां पर प्रयोग हो रहा है। और बोले कि राम का नाम लेना बड़ा अच्छा होता है। तो इस प्रकार से का शब्द है वह संबंध व्यक्त यहां पर कर रहा है। तो का आ रहा है तो यहां पर संबंध कारक तत्पुरुष समास होगा। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में आएगा मैं, पर। तो बोले नीति निपुण, तो नीति में क्या है, निपुण है। तो मैं शब्द आ रहा है, तो मैं यहां पर जो है आ रहा है, तो यहां पर कौन सा समास होगा, अधिकरण तत्पुरुष होगा। और आत्मविश्वास, तो आत्मा पर विश्वास, आत्मविश्वास मतलब आत्मा पर क्या है, हमें विश्वास है। तो यहां पर अधिकरण तत्पुरुष। तो मैं और पर जहां पर आए वहां पर अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। इस प्रकार से इनको याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास की अगर हम बात करें तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण यहां पर फैक्ट है। और एक दूसरी इसकी जो ट्रिक होगी वो होगी कैसा। कैसा, बोले कमल तो है लेकिन कैसा है ना। पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है। बोले मुख तो है लेकिन मुख कैसा है, बोले चंद्र के समान है। कमल तो है लेकिन कमल कैसा है, बोले नील कमल है, लाल कमल है। तो इस प्रकार से जो है कैसा शब्द अगर हम लगाएंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास निकलेगा। यहां पर उदाहरण दिया है नील कमल। तो यहां पर जो कमल है ये दूसरा पद है और नील जो है वो है पहला पद है। तो पहला जो पद है वो दूसरे पद की क्या कर रहा है, विशेषता या शोभा बढ़ा रहा है। कमल हम बोलेंगे कमल और नील लग जाए तो इससे क्या हो जाएगा, दूसरे पद की विशेषता हो जाएगी नीला है कमल, बोले नील कमल। उसी प्रकार मुख तो है लेकिन काय के समान मुख है, चंद्र के समान मुख है। तो चंद्र जो है वो पहला पद है और पहला पद इस मुखी जो है दूसरे पद की क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। तो चंद्र के समान मुख वाली है ना। अब कोई भी हो सकती है मुख वाली, चंद्र के समान मुख वाली आपकी पत्नी हो सकती है, आपके जो भी हैं वो हो सकते हैं। तो चंद्र मुखी मतलब चंद्र के समान मुखी। तो इसमें यही है कि कैसा शब्द अगर हम लगाएंगे, बोले कमल, कमल कैसा, बोले नील कमल, नीला है कमल। बोले मुख, तो मुख कैसा, बोले चंद्र के समान मुख। तो इस प्रकार से ऐसा हो जाएगा कर्मधारय समास में जो पहला पद है वह दूसरे पद की विशेषता बतला रहा है। यहां पर अगर हम बात करें तत्पुरुष समास की, यहां पर दूसरा पद पहले पद की विशेषता बता, मतदाता। अब अगर हम बात करें कि जो दूसरा पद है वह पहले पद की विशेषता इसमें बतलाता है। मत तो है लेकिन मत को लेने वाला है या देने वाला है। तो ये दाता जो शब्द है वह पहले पद की यहां पर विशेषता बतला, दाता बोले मत को देने वाला है, बोले है ना। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास को समझा। बोले दूसरा पद जो है पहले पद की विशेषता बतलाता है और इसमें पहला पद दूसरे पद की विशेषता बतलाता है कर्मधारय समास में। नेक्स्ट देखें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला प्रधान होता है। और पहला पद जो है अगर हम बात करें ट्रिक की, तो पहला पद छोटा होता है और दूसरा क्या होता है, बड़ा होता है। और प्रथम पद अव्यय होता है। अव्यय के बारे में हम बता रहे हैं। तो अव्यय क्या होते हैं, अव्यय से स्पष्ट है अव्यय, अव्यय का विलोम हो जाएगा व्यय, है ना। तो अव्यय मतलब जो व्यय नहीं होता है। ऐसे कुछ शब्द हैं जो लिंग वचन आदि में परिवर्तित नहीं होते, कालों में भी परिवर्तित नहीं होते। वो कोई भी काल हो, वो कोई भी लिंग हो, कोई भी वचन हो, वो शब्द जो है वही प्रयोग होगा। जैसे यथा की बात करें तो यथा ऐसा शब्द है जो लिंग वचन कालों आदि में परिवर्तित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, अव्यय कहते हैं। बोले प्रीति, तो प्रीति ऐसा शब्द है
वो भी इसका परिवर्तन नहीं होता। तो अव्यय समझ गए होंगे। तो प्रथम पद अव्यय हो, पहला पद छोटा और दूसरा पद बड़ा, इसकी ट्रिक हो जाएगी अव्ययी भाव समास की। और अधिकतर अव्ययी भाव समास ही पूछा जाता है। तो यथा पहला पद हो जाएगा, शक्ति दूसरा हो जाएगा, यथा छोटा है ना, शक्ति बड़ा है। इसी प्रकार आजीवन में आ पहला हो जाएगा और जीवन दूसरा पद हो जाएगा। तो आ छोटा है, दूसरा बड़ा है। तो यथा शक्ति, तो शक्ति के अनुसार आजीवन और जीवन भर। तो यहां पर जो अव्यय शब्द है, आ का भी परिवर्तित नहीं होता, यथा भी परिवर्तित नहीं होते, और यथा छोटा है और आ भी छोटा है। तो दोनों ट्रिक यहां पर लागू होती हैं। और पहला पद यथा जो है वह प्रधान होगा, आ भी प्रधावन हो। जीवन तो है लेकिन क्या है, आजीवन है। यथा शक्ति तो है लेकिन यथा शक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। इस प्रकार से अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट होगा बहुब्रीहि समास। तो तीसरे अर्थ का बोध होता है। बहुब्रीहि समास में जो है एक इसकी जो परिभाषा हो जाएगी वो हो जाएगी कि इसके अंतर्गत तीसरे अर्थ का बोध हो, दो जो है उसके अलावा तीसरे अर्थ का बोध हो। जैसे हम बात करें एक उपाधि, हम एक उपाधि देते हैं, जैसे हमारा कोई मित्र कंजूस हो तो हम उसे बोल देते मक्खी चूस, मक्खी चूस बोल देते ना। तो मतलब मक्खी चूस अगर हमने उसे उपाधि दी है तो इस मक्खी चूस बोले, मक्खी चूस का एक अर्थ तीसरा निकलेगा। मक्खी और चूस ये दो पद हैं लेकिन एक तीसरा अर्थ निकल रहा है। इसमें क्या निकल रहा है, बहुत कंजूस, है ना। तो मक्खी चूस बोले बहुत कंजूस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बोले दशानन, दशानन अब यहां पर कोई अपन वो नहीं कर रहे कि कोई नाम ले रहे हैं किसी व्यक्ति का। तो 10 आनन थे रावण के, तो उनको हमने एक उपाधि दे दी, बोले दशानन है वो। तो ऐसा ही गिरधर, श्री कृष्ण ने क्या उठाया, बोले गिरी को धारण किया तो उन्हें गिरधर बोलने लगे, एक उपाधि दे दी, बोले गिरधर। तो ऐसे मतलब उपाधि जहां पर हो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। और 1 + 1 = 3 यहां पर हो जाएगा। मतलब पहला पद और पहला पद मिलकर तीसरे अर्थ को यहां पर प्रकट करेंगे। तो इसी प्रकार से एक ट्रिक हो जाएगी। और उदाहरण हो जाएगी दशानन, बोले 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण के। तो रावण को हमने एक उपाधि दे दी दशानन की। तो रावण जो शब्द निकल रहा है ये तीसरे अर्थ में प्रकट यहां पर हो रहा है। उसी प्रकार गिरधर, गिरधर की बात करें तो गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, श्री कृष्ण, ये तीसरा अर्थ निकलेगा। तो मेन शब्द है उपाधि, उपाधि दे देते हैं हम। किसी को भी बोल देते हैं, जो व्यक्ति लंबा हो जाता है तो हम उसे बोले वो लंबोदर, बोले तू तो लंबू है, लंबा है तेरा उदर जिसका। इस प्रकार से हम कुछ उपाधि दे देते हैं, कुछ लंबा होते हैं, कुछ मतलब अलग अलग टाइप के जो व्यक्ति जिसकी जैसी बनावट होती है, व्यवहार, उसके अनुसार हम उसको क्या दे देते हैं, उपाधि दे। महात्मा की उपाधि दे देते हैं। तो महात्मा, है ना, तो महात्मा में भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास ही होगा। तो इस प्रकार से उपाधि इसमें ध्यान रखना है आपको। तो इसी प्रकार मक्खी चूस की बात करें तो बहुत कंजूस व्यक्ति, इसमें भी क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा।